नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अब म्यूचुअल फंड एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है। उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड सही है क्योंकि एडवर्टीजमेंट भी आता है म्यूचुअल फंड सही है। अच्छा, आजकल एक यूट्यूब पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मत करो, एसआईपी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती और तमाम इलॉजिकल कैलकुलेशन उसके लिए दिए जाते हैं। और ये मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, इलॉजिकल कैलकुलेशन दिए जाते हैं। जिन लोगों को ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़बरदस्त टूल होता है। म्यूचुअल फंड लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। मैं म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड में आज भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड पैसे हैं। कैसे मैं चूज करता हूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना पैसा डालना है, कितना लिक्विडिटी रखना है, कौन कौन से चीज़ें देखनी है कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हुए या उसको रिजेक्ट करते हुए। उतार चढ़ाव आ गया मार्केट में तो कौन से म्यूचुअल फंड को हटा देना है, ख़त्म कर देना है, किन म्यूचुअल फंड्स को रखना है। और सबसे बड़ी बात कि म्यूचुअल फंड एक पर्सनल फाइनेंस वाली बात है। मतलब ये पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक है ना, और पर्सनल फाइनेंस बहुत ही पर्सनल होता है, सबके लिए अलग अलग। जरूरी नहीं है जो मेरे लिए काम करता है वो आपके लिए भी काम करेगा। मैं ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करता हूँ, आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने का सजेशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि 90% लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसे गंवाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं नहीं गंवाता, मैं भी गंवाता हूँ। मैं भी अगर 10 ट्रेड मारता हूँ तो उसमें से 6 से 7 ट्रेड मेरे खराब होते हैं, लेकिन बाकी 4 ट्रेड 5 ट्रेड में मैं एनफ पैसे बना लेता हूँ। तो मेरे लिए वो सही है, मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, मुझे पता है। आपको अगर पता है तभी ट्रेडिंग में जाइए, अदरवाइज म्यूचुअल फंड सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और म्यूचुअल फंड लेते हुए भी आपका रिस्क एलोकेशन अलग होगा, आपकी रिस्क एपेटाइट अलग होगी, आपके पैसे अलग होंगे, ज़िंदगी में चीज़ें अलग होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होंगी। तो आपको मेरे हिसाब से नहीं चलना है और मैं आपको अपने हिसाब से चलने के लिए बता भी नहीं रहा हूँ। मैं इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि कैसे आपको अपना फॉर्मूला बनाना है, कैसे आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, आपको कैसे चूज करना है इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करने के लिए। तो चलो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल फंड मल्टीपल तरीके के होते हैं। मोटा मोटा समझने के लिए ये मान के चलते हैं 3 तरीके के म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिलेंगे। एक होगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एक होगा मिड कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अब ये तीनों तरीके के म्यूचुअल फंड हमें लेने होते हैं। मतलब आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म लॉन्ग कैप का भी, आपको लार्ज कैप का भी लेना होगा, थोड़ा स्मॉल कैप का भी लेना होगा, थोड़ा मिड कैप का भी लेना होगा। तो आपको तीनों तरीके के और इसका बैलेंस बनाकर लेना होगा। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए पहली चीज़ देखते हैं म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस। ध्यान से सुनना, नोट करते जाना। बहुत ही मैं बारीक और छोटे छोटे पॉइंट्स बताने वाला हूँ। छोटा सा भी पॉइंट आपने मिस किया तो गड़बड़ हो सकती है। पहली चीज़, म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस। अब म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम 2 चीज़ें चेक करेंगे। पहली चीज़ उसका रिटर्न। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे म्यूचुअल फंड मान लो मैंने सोचा कि यार एक 10,000 रुपये हर महीने की SIP खोल लेते हैं, या आपने सोचा 2,000 रुपये की खोलनी है, 5,000 रुपये खोलनी है, 50,000 रुपये की SIP खोलनी है। अब मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं 10,000 रुपये 5,000 रुपये की SIP खोलने की सोचूंगा, मैं ज़्यादातर कम से कम 2 से 3 फंड में डालता हूँ। कभी भी एक सिंगल फंड में पैसे नहीं डालता। अब ये 2 से 3 फंड में चूज कैसे करूँगा? तो पहली चीज़ आएगी, मैं इनका रिटर्न देखूंगा। मैं सिंपल सा जाता हूँ, मैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लिया, जितने आप गूगल पे डालेंगे म्यूचुअल फंड तो आपको दिख जाएगा। मनी कंट्रोल है, ग्रो है, इसमें आपको दिख जाता है इनका 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न, और अगर एप्लीकेबल है पुराने कोई फंड है तो 10 साल का रिटर्न। इन चारों रिटर्न को मैं देखता हूँ। मैंने क्या किया, लार्ज कैप में देखे 10 म्यूचुअल फंड की लिस्ट बनाई जो 10 साल में अच्छा परफॉर्म किए हैं। फिर मैं 5 साल पे देखता हूँ, तो जो 10 साल में मैंने 10 कंपनीज की लिस्ट बनाई है, जब मैं 5 साल पे देखूंगा तो उसमें से
कुछ कंपनीज या कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होंगे जो 5 साल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे जितना 10 साल में परफॉर्म कर रहे थे। तो मैं उन कंपनीज को हटाऊंगा। अब ये लिस्ट मेरी 10 कंपनीज से कम हो जाएगी, 6-7 बचेगी। फिर मैं 3 साल में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इंक्रीजिंग साइड में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, उससे कम शॉर्ट करते हैं ना, मतलब सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले से लेकर कम और ज़्यादा हम शॉर्ट कर सकते हैं। फिर उसमें से जो 6-7 कंपनी बनी उसमें से मैं 3 साल के बेसिस पे कुछ कंपनीज काटूंगा, फिर 1 साल देखूंगा, फिर कुछ काटूंगा। अब मेरे पास 2 या 3 फंड बच जाएंगे। अब मैंने लार्ज कैप के 2 या 3 फंड निकाल लिए। अब मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा स्मॉल कैप में देखने के लिए। स्मॉल कैप में भी इसी तरीके से बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, मिड कैप के भी सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा, मतलब पहले 10 साल, 5 ईयर, 3 ईयर्स एंड 1 ईयर एंड सो ऑन। अब मुझे इन तीनों कैटेगरी में 2-2, 3-3 फंड मिल जाते हैं। मैंने क्या किया, अब दूसरी चीज़ देखता हूं कि इन फंड्स का नाम मैं चेक करूंगा कि ये अपनी कैटेगरी में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। नॉर्मली कई बार होता है कि कैटेगरी में वो आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो अपनी कैटेगरी में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये मैं चेक करूंगा। उसके बेसिस पे फिर एक एक म्यूचुअल फंड है, 2-2 निकल जाएगा। तो अब मुझे नॉर्मली इन तीनों में 1 या 2 फंड मिलेंगे, 1 या 2 फंड दिखेंगे कि मतलब 1 या 2 लार्ज कैप का दिख गया, 1 या 2 स्मॉल कैप का दिख गया, 1 या 2 मिड कैप का दिख गया। अब मैं इसको अलग निकाल के रख दिया। अब दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है जो मैं देखता हूँ और आपको भी देखना चाहिए कि असेट मैनेजमेंट कितना बड़ा है इनका। अगर कोई फंड बहुत छोटा है तो उसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। अगर कोई फंड बहुत बड़ा है तो उसमें प्रॉफिटेबल, क्योंकि बहुत बड़ा फंड है तो ज़्यादातर फंड मैनेजर्स, एसेट मैनेजर्स जो होते हैं, एयूएम्स जो होते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते बहुत ज़्यादा, इतना पैसा डूब जाएगा, तो वो कम उसमें रिटर्न मिलता है ज़्यादातर केसेस में। आप देखोगे, हमेशा ट्रू नहीं होता बट ज़्यादातर केसेस में। तो मिड साइज में कौन कौन से फंड्स हैं, उसमें 2000 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ के बीच बीच आइडल है, बट ऊपर नीचे भी आप देख सकते हो। अब तीसरी चीज मुझे देखनी है, एक तो मैंने क्या देखा था, रिटर्न। दूसरा मैंने देखा इसका एसेट मैनेजमेंट कैसा है, एसेट मैनेजर्स कौन है, कितना फंड मैनेज कर रहे हैं। तीसरा मैं देखता हूँ एग्जिट लोड। कोई भी प्रॉब्लम आ गई घर में, या कोई भी मुझे लगा कि अचानक से मार्केट ऊपर नीचे गया और मुझे कोई फंड बंद करना हो, तो कोई भी फंड अगर आप एक निश्चित समय से पहले, ज़्यादातर वो 1 साल होता है, कुछ केसेस में उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे पहले अगर कोई एसआईपी बंद करते हो तो एक, या निकालते बंद, एसआईपी बंद नहीं मतलब फंड आप निकाल लेते हो, तो उसमें एक एग्जिट लोड लगता है, मतलब एक पेनाल्टी एक तरीके से लगती है। तो वो मुझे देखना है, और वो 0.5% से 1% के बीच में ज़्यादातर वेरी करता है। ये छोटा सा अमाउंट है बट लॉन्ग रन में ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये मैं देखता हूँ कि किस में कम है। अब जो मेरी लिस्ट बनी थी, जब इन दोनों पैरामीटर्स पर भी मैं उस लिस्ट को रखूँगा तो वो लिस्ट मेरी और छोटी हो जाएगी। अब देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि 3 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब आपको देखना है कि अब आपने 1 या 2 फंड चूज़ कर लिए लार्ज कैप में, 1 या 2 फंड चूज़ आपने कर लिए स्मॉल कैप में, 1 या 2 फंड आपने चूज़ कर लिए मिड कैप में। क्या पूरा का पूरा पैसा आपको लार्ज कैप में डालना है, मिड कैप में डालना है, या स्मॉल कैप में डालना है? या इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सेक्टोरियल फंड्स होता है, फ्लेक्सी फंड्स होता है। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो उसमें भी आप जा सकते हैं, बट मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, अंदर की रिसर्च आपको करनी है। अब मैं किस बेसिस पे एक ही फंड में डालूंगा, किस बेसिस पे कितना पैसा डालूंगा? तो नॉर्मली ये आपके रिस्क एपेटाइट, देखो लार्ज कैप है वो कम रिस्की होता है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कंपनी उसमें है, जो लिस्टेड भी है और भारत की सबसे बड़ी। अगर रिलायंस, अडानी, मेदांता ऐसे करके जो 50 कंपनीज हैं, 100 कंपनीज हैं, ये डूब गई तो भारत की जीडीपी और अर्थव्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इसमें रिस्क बहुत कम होता है। जब रिस्क बहुत कम होता है तो रिटर्न भी कम होता है। नॉर्मली लार्ज कैप के फंड्स 10 से 12% के बीच का रिटर्न दे देते हैं। मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं,
और ये नॉर्मली 12 से 14%, 15% रिटर्न देते हैं। बहुत सारे फंड्स इससे ज़्यादा भी रिटर्न दिए हैं, पिछले 1 साल हटा दो तो उसके पहले ज़्यादा भी रिटर्न दिए हैं। स्मॉल कैप, अब ये बहुत बेकार और छोटी सी कंपनी नहीं है हमारे हिसाब से बहुत बड़ी कंपनीज है, लेकिन जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उसमें सबसे छोटी कंपनीज है ये, टॉप 250 से के बाद की कंपनीज है। तो उसमें वोलेटाइल होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो उसमें रिटर्न भी ज़्यादा है। उसमें मैंने कुछ ऐसे स्मॉल कैप्स में भी फंड लगाया है जिसमें मैंने 35% का रिटर्न लिया है इन ईयर। तो आपको किस फंड में कितना लगाना है ये आपको देखना है कि आप कितनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, आपके अंदर जिगरा कितना है। अब देखो, ये 3 तरीके की 3 कैटेगरी तो आपके पास हो गई, जो मतलब रेगुलर है, जो आपको करना ही करना है, लेना ही लेना है 3 को हिसाब से। बाकी फिर आप मोमेंटम बना सकते हो, मतलब जैसे अगर मुझे मान लो 10,000 रुपये करने हैं तो 5,000 रुपये तो मैं यहीं में डालूंगा इनमें से। अब मैं 5,000 रुपये, क्योंकि मैं थोड़ा रिस्क लेने वाला बंदा हूँ, तो मैं 5,000 रुपये किसी मोमेंटम में डाल सकता हूँ। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि क्लीन एनर्जी की जो कंपनीज है, जो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की जो कंपनीज है, सोलर पैनल्स, सोलर से रिलेटेड जो कंपनीज है, मुझे लगता है इनका फ्यूचर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बढ़िया होने वाला है। अब मुझे ऐसा लगता है ये गलत भी हो सकता है, तो मैं अगर उसमें रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ तो ऐसी कंपनीज में मैं कुछ पैसे डालूंगा। ये आप मोमेंटम बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे पेट्रोकेमिकल्स और इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट भी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है, रिसर्च भी आ रही है, मार्केट भी इवॉल्व हो रहा है, तो क्लीन एनर्जी और इन सब चीज़ों की कंपनीज बढ़िया चलेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 से 15 साल में जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनीज हैं, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। भारत में अगले 10-15 साल बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ये मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप इससे रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें भाई रिटर्न बहुत ज़बरदस्त बन जाता है, मतलब शेयर्स और की ट्रेडिंग में जितना रिटर्न बनता है उतना रिटर्न बन जाता है कई बार, लेकिन रिस्क भी उतना ही है। इसके अलावा आजकल स्मॉल केसेस का भी ऑप्शन होता है, मतलब ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है बट बड़ी कंपनीज है, ठीक ठाक कंपनीज है, स्मॉल केस के थ्रू आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट है कि क्या एक बेस बनाने के बाद आप आगे बढ़ना चाहते हो, और म्यूचुअल फंड के थ्रू ही आपको लगता है बैंकिंग सेक्टर आने वाले समय में धमाल करेगा। जैसे मुझे लगता है कि पोर्ट वगैरह से रिलेटेड और ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम करेंगी। सोलर, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज बहुत अच्छा करने वाली हैं अगले 10 से 15 सालों में, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप उसमें डाल सकते हैं। ये आपको मोमेंटम बनाएगा, जो आपको 10%, 15% का रिटर्न आप जो सोच रहे थे, अचानक से आपको 30%, 35% पे पुश कर देगा। लेकिन नीचे भी आ सकते हो, गड्ढा भी खुद सकता है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, मैंने आपको बताया था कि आपकी कितनी रिस्क एपिटाइट है, इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का फंड लेंगे, है ना। लेकिन ये सब सोचते हुए भी आपको रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। थोड़े पैसे स्मॉल कैप, थोड़े पैसे मिड कैप, थोड़े पैसे लार्ज कैप, थोड़े पैसे गोल्ड। एक मैं आपको मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, मैं जो कई सारे लोगों को बताता हूँ। गोल्ड अभी पीछे खूब भागा है, गोल्ड में खूब पैसे मतलब बने हैं लोगों के, मतलब गोल्ड हाई गया है। अगर किसी ने जब, और गोल्ड में भी आप पैसे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी तो लोग डालते हैं गोल्ड में पैसे, 10,000 रुपये का कुछ खरीद लिया, फिर 50,000 रुपये कुछ जब जितने पैसे हुए खरीद लिया। अगर आपके पास 10,000 रुपये या 20,000 रुपये या 2,000 रुपये, 1,000 रुपये होते इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और पिछले 20 सालों से लगातार आपने इंडेक्स फंड में पैसे डाले होते, 20 सालों से लगातार इंडेक्स फंड में हर महीने या हर 3 महीने पे, हर 6 महीने पे पैसे डाले होते, तो ऑन एन एवरेज आपको 12% का रिटर्न इंडेक्स फंड मतलब निफ्टी 50 वगैरह आपको देती। अगर आपने गोल्ड में पैसे डाले होते हर महीने, मतलब जितने पैसे आप शेयर में डालने वाले थे, म्यूचुअल फंड में डालने वाले थे, आप उसमें ना डालकर गोल्ड में पैसे डालते, तो आपको, और 20 साल तक से आप डाल रहे हो मान लो,
तो ऑन एन एवरेज आज की डेट में वो भी आपको 12-12.5% का रिटर्न देती है। लेकिन अगर आपने आधे पैसे म्यूचुअल फंड में डाले होते, इंडेक्स फंड में, और आधे पैसे गोल्ड में डाले होते, तो आपका रिटर्न करीब 14% का हो जाता। अब ये जादू कैसे हो रहा है? जादू ऐसे हो रहा है कि गोल्ड एक तरीके से हेज जैसा काम करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझना मजा आएगा आपको। गोल्ड एज ए हेज यूज किया जाता है। जब मार्केट डाउन जाता है, जब भी मार्केट गिर रहा होता है, मार्केट खराब चल रही होती है, या ऊपर नीचे बार बार हो रहा है, वोलेटाइल है, मार्केट की कंडीशन खराब है, लोगों को लग रहा है रिसेशन आएगा, कुछ भी ऐसा होता है पूरी दुनिया में, तो गोल्ड का दाम ऊपर भागता है। आज के समय का आप एग्जाम्पल ले लो, 2003-4 का एग्जाम्पल ले लो, कोविड के टाइम का एग्जाम्पल ले लो, जब का भी एग्जाम्पल लोगे आप, तो जब भी मार्केट में प्रॉब्लम होती है तो गोल्ड ऊपर भागता है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, मार्केट जबरदस्त ऊपर भाग रही है, तो गोल्ड नीचे नहीं जाता, गोल्ड स्टैग्नेंट हो जाता है, मतलब एक लीनियर लाइन पर चलने लगता है। उससे हमें अल्फा का एज मिलता है, क्योंकि जब वहाँ पर आपको नीचे गोल्ड, आइडली मार्केट जब ऊपर जाता तो गोल्ड नीचे आना था ना, नीचे जाता तब तो आपका एवरेज होता, वही 12% का 12% मिलता, लेकिन गोल्ड नीचे नहीं जाता। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन केवल हेजिंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए नहीं है, बेटर रिजल्ट्स के लिए भी है। एक मार्केट डाउन गया, दूसरा अच्छा परफॉर्म कर देगा, एक जगह पर पैसे डूबे, दूसरी जगह से पैसे आ गए, तो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एज और इनकम के हिसाब से कैसे हमें म्यूचुअल फंड चूज करना होता है। अब जैसे मान लो अगर आपकी एज 20s में है, मतलब आप 20, 22, 24, 25, 27, 28 साल के भी हो, आप 20s में हो। देखो, अब 20s में भी 3 तरीके के लोग होंगे। एक ऐसे लोग जो रिस्क ले सकते हैं बहुत ज़्यादा, दूसरे ऐसे लोग जो कम रिस्क लेते हैं, एक ऐसे लोग जो रिस्क नहीं ले जाते। अगर आप 20s में हो और रिस्क ले सकते हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप 50s में होते, अगर आप 40 साल के होते, 50 साल के होते, तो मैं आपको रिस्क लेने, क्योंकि देखो 20 साल के हो तो थोड़ा सा डूब भी गए, ऊपर नीचे भी हो गए, बाद में मेहनत कर लोगे, पैसे कमा लोगे, लोन लेके नहीं करना है, बट आप पैसे कमा लोगे, ज़िंदगी आपकी अभी बहुत बची हुई है। लेकिन अगर आप 50 साल के हो गए, तब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास थोड़ी सिक्योरिटी देखनी है, तो वहाँ पर आपको रिस्क कम लेना चाहिए। तो ज़्यादा पैसे, रिस्क कम मतलब फिर ज़्यादा पैसे लार्ज कैप, सेविंग फंड्स, इन सब चीज़ों में डालना चाहिए। लेकिन आप 20s में हो तो आपको रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए। इनकम की बात करते हैं, इनकम आपकी कम है, इनकम आपकी कम है, तो ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जब इनकम कम होती है तब वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं कि आप पैसे, अमीर बनना है जल्दी से। भाई अमीर नहीं बनना है। जब इनकम कम है तब आपको थोड़ा शांति से काम लेना है। आपकी पैसे डूबे ना, रोटी के लाले पड़ जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है जब इनकम कम है तो आप ज़्यादा सोच समझें। इनकम आपके पास है, अगर आपके भी 3-3.5 लाख रुपए महीने की सैलरी होती, तब आप ज़बरदस्त खूब पैसे लगा देते, ट्रेडिंग करते, उसमें करते, कुछ पैसे डूबे गए कोई बात नहीं है। तो दोनों चीज़ें हमें देखनी है, एज भी देखना है, इनकम भी देखना है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बनाना है। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आप 20 साल के हो, सैलरी आपकी 20,000 रुपये है, या 25 साल के हो, आपकी सैलरी 30,000 रुपये है। रिस्क आप ले सकते हो, भले इनकम कम है, एज आपकी भी बची हुई है। 20-25 साल के हो, आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, खूब रिस्क दबा के ले सकते हो अगर आप रिस्क लेने वाले हो। आप 40 साल के हो, आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, नहीं लेना है ज़्यादा रिस्क, अमीर नहीं बनना है, लाइफ को बेटर मैनेज करने पे फोकस करना है। 40 साल के हो, इनकम अच्छी है, फिर भी 20 साल वाले जितना रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा पैसा रिटायरमेंट के लिए बचाना है, सेफ फंड में डालना है, लार्ज कैप में पैसे डालने हैं, थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, इनकम अगर आपकी ज़्यादा है तो। ये आपको बैलेंस बनाना है। दोस्तों एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, जो सेविंग होती है, वो 200 मीटर 100 मीटर रेस जैसा नहीं है।
ये मैराथन है, लंबे समय तक आपको दौड़ना है। अगर आप क्विक रिच स्कीम के चक्कर में फंस गए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंस गए, बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया, टिप्स के बेसिस पे कुछ ले लिया, हो सकता है 10 में से एक तुक्का आपका लग जाए। ऑप्शंस की ट्रेडिंग, जो मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा था, मैं ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग करता हूँ। ऑप्शंस की ट्रेडिंग तो एक तरीके का गैम्बल ही है, मतलब कैलकुलेटेड गैम्बल है, बट उसमें भी आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, चीज़ों की समझ चाहिए होती है। आपको जब तक नहीं आता नहीं करने का। इन्वेस्टमेंट भी ऐसा है, क्विक रिच स्कीम के चक्कर में नहीं पड़ना है, वेल्थ क्रिएट करने में फोकस करना है, जिंदगी को बेहतर करने पे फोकस करना है, कभी रिग्रेट ना हो इस चीज़ पे फोकस करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के बहुत सारे फाइनेंशियल वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, डेब्ट ट्रैप पर, EMIs पर, सैलरी मैनेजमेंट पे, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, आप सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और बहुत सारी नॉलेज आपको वहाँ पर मिलेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और हाँ, अपना ध्यान जरूर रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर आपके घर में कुछ लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, उनका ध्यान जरूर रखिए। हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।